हेलो स्टूडेंट्स, देखो कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफर ग्रुप हम पढ़ रहे थे एनायंस में इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड नाउ मूविंग फर्दर वी शैल टॉक अबाउट नाइट्रेट आयन। कॉन्सेंट्रेट एस्ट्रोजोफर के दो एनायंस बचे हुए हैं, नाइट्रेट आयन एंड ऑक्सिलेट आयन। तो चलिए फोर्थ एनायन लेते हैं, नाइट्रेट आयन। तरीका वही है, रिएजेंट्स और जो रिएक्शंस यहाँ होंगी। अब मान लो फोर्थ है तो डी लिख दो, नाइट्रेट आयन। व्हाट इज अ ग्रुप रिएजेंट? नाइट्रेट आयन के लिए ग्रुप रिएजेंट है कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफोर। तो कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफोर के साथ नाइट्रेट आयन का जो सॉल्यूशन है, इसको अगर वार्म करोगे, हीट करोगे, तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग। तो हीट करने पर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। कैसे? ये नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। व्हेन यू ऐड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तो फिर HNO3 की जो वेपर्स हैं हीट करने पर इवॉल्व होती हैं प्लस HSO4 माइनस। अच्छा, इस रिएक्शन का बेसिस क्या है कि HNO3 इज मोर वॉलेटाइल देन H2SO4। H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जब हीट करोगे तो H2SO4 नहीं होगा, एसिडिफाई होकर के नाइट्रेट आयन HNO3 की वेपर से इवॉल्व करेगा, जो कि हीट करने पर डिकम्पोज हो जाती हैं। तो HNO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज टू गिव NO2 प्लस O2 प्लस H2O, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। तो ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स यहाँ इवॉल्व होती हैं। अच्छा, इन फ्यूम्स को टेस्ट करवा रहा हूँ। रेडिश ब्राउन तो Br2 की फ्यूम्स भी होती हैं। तो ये स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड का जो पेपर होता है, उसको वेरी क्विकली इट टर्न्स इनटू ब्लू और ब्लू ब्लैक। दीज वेपर्स टर्न स्टार्च KI सॉल्यूशन ब्लू और ब्लू ब्लैक। तो इट टर्न्स ब्लू और ब्लू ब्लैक। देख लो, कटा तो नहीं राइट साइड में, हालांकि ये कोई नया टेस्ट है, नहीं सही है। दिस इज ऑल राइट। अच्छा, यहीं पे एक पॉइंट आता है कि और कंफर्मेटरी टेस्ट है। कंफर्मेटरी के अलग से टेस्ट लेते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट तो यही है कि स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि I- की रिएक्शन NO2 से करवाओगे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कन्वर्ट्स इनटू I2 प्लस NO एंड दिस I2 गिव्स ब्लू कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर विद स्टार्च इंडिकेटर। अब ये कोई नई रिएक्शन नहीं है, कितनी बार तो हम कह चुके हैं कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग गैस होगी, ऑक्सीडाइजिंग गैसेस के लिए पोटेशियम आयोडाइड से भीगा हुआ पेपर लेके आते हैं, स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड, एंड इट टर्न्स ब्लू बिकॉज ऑफ द I2 फॉर्मेशन। I2 फॉर्म्स ब्लू कलर विद स्टार्च इंडिकेटर। स्टार्च इज इंडिकेटर फॉर डिटेक्टिंग आयोडीन। सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद कॉपर टर्निंग और copper chips and concentrate H2SO4। कॉपर टर्निंग्स की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सॉलिड व्हेन इट इज मेड टू रिएक्ट विद नाइट्रेट आयन इन एसिडिक मीडियम। और ये तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आप H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेट लोगे तो वो HNO3 की तरह बिहेव करेगा। और अभी कह के चुके हैं क्लोराइड आयन में भी और आयोडाइड आयन में भी दैट HNO3 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस विल, और मेटल्स तो रिड्यूसिंग एजेंट होते ही हैं, सो दिस कन्वर्ट्स टू द कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन एंड NO वेपर्स आर इवॉल्व्ड। इस तरीके से यहाँ ये NO वेपर्स आर इवॉल्व्ड प्लस H2O एंड दीज NO वेपर्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द O2 एटमॉस्फेरिक एयर। हवा में आते ही, हवा में O2 तो है ही, O2 के साथ रिएक्शन करते हैं एंड NO2, तो इंटेंसिटी ऑफ फ्यूम्स इंक्रीजेज। इंटेंसिटी
of fumes increase on adding copper turnings। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें नाइट्रेट है, कॉपर टर्निंग्स मिलाओ। कॉपर टर्निंग्स क्या होती हैं? कॉपर की कतरन। कॉपर की कतरन क्या होती हैं? जैसे कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े या बारीक उसके फ्लेक्स। फ्लेक्स कैसे बनते हैं? अगर किसी ने वो देखी हो ना, आपने पाइप होते हैं ना, सुनो अच्छा, एक पाइप है, उसको दूसरे पाइप से अगर जोड़ना हो तो सॉकेट यूज करते हैं। समझते हो ना सॉकेट? पाइप पर थ्रेड्स बनाई जाती हैं, हिंदी में बोलते हैं चूड़ी बनाना। चूड़ी जैसी दिखती है वो, हेलिकल ग्रूव्स बना दिए जाते हैं। तो पाइप के एक एंड पर, ओपन एंड पर हेलिकल ग्रूव्स बना दिए जाते हैं ताकि दो पाइप को कनेक्ट कर दिया जाए और उस पर एक सॉकेट लगा दिया जाता है। तो वो जब ग्रूव्स बनते हैं तो ग्रूव्स कैसे बनते हैं? लेथ मशीन होती है। लेथ मशीन बहुत कॉमनली पर्पसेस में काम आती है। मशीन शॉप्स में कई बार आपको दिखाई पड़ जाएगी। रोड साइड पे कुछ शॉप्स होती हैं, उनमें भी मालूम पड़ जाएगा। लोहे के पाइप्स में चूड़ियाँ बनाने के लिए, थ्रेड्स बनाने के लिए, हेलिकल ग्रूव्स बनाने के लिए। तो थ्रेडिंग मतलब हेलिकल ग्रूव्स। तो थ्रेडिंग जब की जाती है पाइप की, तो जैसे कॉपर का पाइप है और जब आप लेथ मशीन पर उसकी थ्रेडिंग करोगे तो चिप्स बनेंगे छोटे छोटे, या टर्निंग्स बनेंगी, कॉपर टर्निंग्स। उन कॉपर टर्निंग्स को आप नाइट्रेट के सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अगर मिलाओगे तो यू विल गेट copper 2+ and NO. NO coming in contact with the atmospheric oxygen or atmospheric air, it forms NO2. Reddish brown fumes are formed. That means intensity of the fumes increase on adding copper turnings. ये पूरा टेस्ट है and this is an important test. इसी में कई बार एक ऑल्टरनेट भी होता है, और आप मत मिलाओ कॉपर टर्निंग्स, आप पर पेपर पैलेट्स मिला लो। कैसे? मैं लिखता हूं, पहले जरा पूरी बात नोट करो, ऊपर के पॉइंट्स नोट इट डाउन। इसको यही ले चलते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ टेस्ट ये। और ऑन एडिंग पेपर पैलेट्स। पेपर पैलेट्स क्या होते हैं? पेपर पैलेट्स मतलब कागज के टुकड़े, पीसेस ऑफ पेपर। पीसेस ऑफ पेपर और कागज के छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें बोलते हैं पेपर पैलेट्स। ऑन एडिंग पेपर पैलेट्स इन नाइट्रेट सॉल्यूशन, evolution of reddish brown fumes increase। तो नाइट्रेट पीसेस ऑफ पेपर मतलब कार्बन ही तो होता है ये। तो एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर ना लेकर के कार्बन ले रहे हैं। तो नाइट्रेट आयन और कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पेपर पैलेट्स हैं ये। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि नाइट्रेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। H2SO4 की प्रेजेंस में what will happen? NO2 vapors will be evolved, carbon monoxide will be evolved. So these are reactions. H2SO4 लेंगे, इसको H2SO4 ही कर दो। NO2 प्लस H2CO3, H2CO3 बना सकते हैं। CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है ये, प्लस सल्फेट आयन। तो गाइज ये NO2 रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इंक्रीज। तो जो काम यहां पर कॉपर कर रहा है वही काम कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है। पेपर पैलेट्स, कागज के टुकड़े। पेपर पैलेट्स मतलब कागज के टुकड़े, छोटे छोटे कागज के गत्ते के टुकड़े, वही तो कार्बन ही तो है उसमें। वुड से ऑब्टेन होता है पेपर। सो दिस इज द टेस्ट, एन इंपॉर्टेंट टेस्ट। कॉपर टर्निंग्स और पेपर पैलेट्स कैन डू दिस टेस्ट, इंडिकेटिंग और एग्जिबिटिंग द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रेट आयन। तो याद रखें, नाइट्रेट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में नाइट्रेट है कौन? HNO3 तो है, और वो तो कब से कहते आ रहे हैं कि HNO3 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट करो पूरी बात। सम मोर रिएक्शंस वी शैल टेक।
Now third, diphenyl amine test. Actually ये diphenyl amine test, it is a test for any oxidizing agent, a test given by any good oxidizing agent. तो डाइफिनाइल अमीन टेस्ट, ए टेस्ट गिवन बाय एनी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे कौन? अब ये टेस्ट नाइट्राइड भी देगा, नाइट्रेट भी देगा, क्लोरेट भी देगा, ब्रोमेट भी देगा, आयोडेट भी देगा, मैंगनेट भी देगा, Cr2O7 भी देगा, एक्सेट्रा. एनी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गिव दिस टेस्ट. तो डाइफिनाइल अमीन क्या है? कुछ इस तरीके का. इसे ब्लू रिंग टेस्ट भी बोलते हैं. हालांकि ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है. डाइफिनाइल अमीन एक कंपाउंड है C6H5NH6H5. जब ये रिएक्शन करता है नाइट्रेट के साथ, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजेस दिस टू C6H5 twice NN C6H5 twice. Blue solution is obtained. Carefully मिलाएंगे तो blue ring is obtained at the junction. Otherwise the whole solution becomes blue. So this is the blue ring test or diphenylamine test. So diphenylamine is a good reducing agent. तो ये अपने आप में एक reducing agent है. लिखते भी जाओ, याद करने में ये एडवांस्ड के लिए है चैप्टर. जेई मेन के लिए तो कई बार आप बस प्रैक्टिकल मैनुअल पढ़ लो, सफिशिएंट है. वट एवर वी आर स्टडी, जैसे ये टेस्ट है, यू विल नॉट फाइंड इन द प्रैक्टिकल मैनुअल. सो मेनी टेस्ट वट एवर आई हैव टोल्ड यू हियर ऑन द बोर्ड अबाउट द वेरियस एनहांस वी स्टडीड येट, नो दे आर नॉट मेंशन्ड इन द प्रैक्टिकल मैनुअल्स. और प्रैक्टिकल मैनुअल्स जेई मेन की रिक्वायरमेंट सफाइस करेगा, एडवांस्ड की पूरी तरीके से नहीं कर सकता. तो फिर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फॉर जेई एडवांस्ड. सो दिस इज द वन, ब्लू सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. तो गाइज ये टेस्ट था, यू शुड रिमेंबर. ब्राउन रिंग टेस्ट, पहले पूरी बात नोट कर लो, यहाँ जगह नहीं बची. ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ चुके हैं हम. नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों ही देते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट. फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जब मिलाते हैं तो यू गेट ब्राउन रिंग टेस्ट. नोट करो पूरा. फोर्थ, ब्राउन रिंग टेस्ट. तो ब्राउन रिंग टेस्ट में फेरस सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं. रिएक्शन विद FeSO4 प्लस H2SO4. तो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट में. तो व्हाट विल हैपन, पढ़ चुके हैं पहले. नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों ही ये टेस्ट देते हैं, Fe2 प्लस और H2SO4. तो यहां से Fe3 प्लस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NO इज फॉर्म्ड. सो दिस इज द रिएक्शन. Fe2 प्लस NO के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है FeNOSO4. और कई बार सही फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं FeH2O5. अब तक तो याद हो गया होगा ये फॉर्मूला आपको. और NO किस फॉर्म में है? NO प्लस SO4 and iron is present in the plus 1. This is brown ring complex. So this is brown ring complex. In nitroso complex है ये, and iron is present in the plus. आज ये brown ring complex के लिए important points क्या हैं? Important info of brown ring complex: paramagnetic. Paramagnetic है. sp3d2 hybridization because of most of the ligands are weak field ligands. कौन? H2O. तो paramagnetic sp3d2 and color is due to charge transfer spectra. Charge transfer spectra from ligand to metal.
L2M। अब ये L2M कोई नई बात नहीं है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ चुके हो। लिगेंड टू मेटल, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लिगेंड। लिगेंड कौन सा? NO। NO अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है आयरन को, NO बन जाता है NO प्लस और Fe2 बन जाता है Fe+1। तो गाइस कई इंपॉर्टेंट बातें हैं, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स है ये। ऑब्वियसली कलर मत पूछना क्या है, ब्राउन कलर है इसका। एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पैरामैग्नेटिक है, sp3d2 है, एंड कलर इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये कई बार एसोसिएटेड चीजें हैं विच यू शुड रिमेंबर। भले ही क्वालिटेटिव पढ़ रहे हो बट क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम द 2 or 3 चैप्टर्स मिक्स्ड। मान लो यही कह दें वो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स पूछें और कह दें कि वन ऑफ द कंपाउंड इज फाउंड विच इज ब्राउन कलर्ड at the junction of the two solutions when mixed, then which is correct about that substance formed। substance का नाम नहीं लिया उन्होंने, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स है, बस वो प्रॉपर्टीज पूछ ली। इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, द हाइब्रिडाइजेशन इज दिस, द कलर इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और डी ट्रांजिशन। याद रखना है, कलर इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इंपॉर्टेंट टेस्ट, अब इंपॉर्टेंट कितनी बार कहें, ये पढ़ चुके हैं ये वाला टेस्ट, नोट इट डाउन। अच्छा एक बात थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल होता है, तो Fe H2O5 NO+ SO4 एक्वस अनस्टेबल है ये कॉम्प्लेक्स। इसको अगर ऑन स्टैंडिंग और वार्मिंग, थोड़ा सा स्टैंडिंग कर दो या वार्म कर दो, गर्म कर दो, टूट जाएगा और बना लेगा Fe2SO4 thrice plus NO vapors are evolved। So this is the reaction that occurs, you should remember। तो गाइस ध्यान रखें, थोड़ा अनस्टेबल होता है, उसको रखे रख के छोड़ दें या वार्म कर दें तो ये हीट करने पर Fe2SO4 thrice का एक्वस सॉल्यूशन एंड NO गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। सो दिस इज द टेस्ट एंड देन कम्स। अच्छा अब और डिटेल्स जो हैं वो हम नाइट्राइट आयन में पढ़ चुके हैं कि नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों हों तो नाइट्राइट का सेलेक्टिव डिकम्पोजिशन किस किस से करवाते थे? सल्फेमिक एसिड, सोडियम अजाइड या फिर यूरिया। दे आर सेड टू बी द किलर ऑफ नाइट्राइट आयन। याद आया ये शब्द, किलर ऑफ नाइट्राइट आयन। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट था एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट के साथ साथ वो नाइट्राइट भी देता है और भी कई रिएजेंट देते हैं। ये सब जनरल बातें सीख रहे हो आप, नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। नाउ विच नंबर, एक पेपर पैलेट्स वाला 2, उसके बाद डाइफिनाइल 3 4 5वां नंबर। रिएक्शन विद जिंक एल्यूमिनियम प्लस NaOH KOH एक्वस और रिएक्शन विद डेवाडाज अलॉय। Reaction with basic solution of zinc and aluminum और reaction with Devada's alloy। Devada's alloy is 50%, ये क्या alloy है? कॉपर है। 45% it contains aluminium plus 5% zinc। ये एक Devada's alloy है। तो क्या होता है जरा देखें, नाइट्राइट हो या नाइट्रेट हो, एनीवन, इनके एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप जिंक या एल्यूमिनियम पाउडर लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम NaOH, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होनी है, देन अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड आउट। अमोनिया इज इवॉल्व्ड आउट एंड Zn2+ या ऐसे बन जाएगा Na2ZnO2 एक्वस और NaAlO2 इज ऑब्टेन्ड। डेवाडाज अलॉय भी यही काम करेगा, ये रिएक्शन होगी। कॉपर भले रिएक्शन ना करे बट एल्यूमिनियम जिंक तो वहां भी प्रेजेंट है एंड द सेम रिएक्शन विल प्रोसीड। अमोनिया गैस इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड व्हिच कैन बी इजीली डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिटमस टेस्ट। इट टर्न्स द ब्लू लिटमस, रेड लिटमस ब्लू।
तो अमोनिया गैस इज लिबरेटेड। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। अच्छा, बेसिक मीडियम क्यों? एक बात याद रखनी है कि जिंक एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक मेटल्स। जिंक एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं ये, और एम्फोटेरिक मेटल्स हैं एंड लिबरेट H2 गैस विद एसिड्स एंड बेसिस बोथ। जैसे ये एल्यूमिनियम जिंक है, आप डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाओ तो AlCl3 का एक्वस सॉल्यूशन और ZnCl2 का एक्वस सॉल्यूशन प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। और हाइड्रोजन अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यही रिएक्शन आप अगर NaOH एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर डिसॉल्व करोगे तो यहां भी रिएक्शन करेगा और NaAlO2 और Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, दीज एक्वस सॉल्यूशन, और गैस कौन सी? H2, और H2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। Ra मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो अमोनिया, ये नाइट्राइट या नाइट्रेट को इट विल रिड्यूस इनटू अमोनिया डायरेक्टली। अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड आउट। अच्छा, बेसिक मीडियम क्यों प्रीफर किया? तो सर एसिडिक मीडियम कर लेते हैं, वहां भी तो हाइड्रोजन आ रही है। अरे एसिडिक मीडियम में अमोनिया बनती तो सही, बट एसिडिक मीडियम में अमोनिया H+ से रिएक्शन करके क्या बना लेती है? अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन का फर्दर टेस्ट कैसे करते हैं? वी वांटेड दिस टू लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो गैस को लिबरेट कराना है तो अमोनिया बेसिक मीडियम में लिबरेट हो पाएगी, एसिडिक मीडियम में तो अमोनिया खुद रिएक्शन कर जाएगी, इट इज ए लुईस बेस। तो इसका मतलब कभी भी अगर हमें अमोनिया गैस लिबरेट करानी हो बाय द रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइट और नाइट्रेट और एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग एसिड रेडिकल, we should use basic medium, we should use basic medium। मैंने समझा दी बात। अच्छा, यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आएगा एज ए नोट। अमोनिया गैस लिबरेट्स when any nitrogen containing एसिड रेडिकल, एसिड से आने वाला, तो अमोनिया लिबरेट्स व्हेन एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग एसिड रेडिकल, ऑक्सी एसिड रेडिकल is reacted with zinc aluminium plus NaOH। ये भी सब वही टेस्ट देंगे। कौन? जैसे साइनाइड आयन, जैसे कौन? साइनाइड आयन ना भी लो, मान लो SCN माइनस, जैसे OCN माइनस, जैसे FeCN6 2 माइनस एटसेट्रा। तो ये भी टेस्ट देंगे। तो ध्यान दें, नाइट्राइट हुआ, नाइट्रेट हुए, साइनाइड भी दे देगा ये। तो एसिड रेडिकल्स ही लेंगे, ऑक्सी एसिड की जरूरत नहीं है, एसिड रेडिकल। साइनाइड आयन आल्सो विल गिव। ये एक अलग पॉइंट था, ये एक अलग बात थी, मैं सेपरेट आउट कर दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अमोनिया गैस लिबरेट्स व्हेन एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग एसिड रेडिकल, इसकी भी जरूरत नहीं है। एसिड रेडिकल इज रिएक्टेड विद द जिंक एल्यूमिनियम एंड NaOH। कहीं भी नाइट्रोजन कंटेनिंग अगर एसिड रेडिकल है, इफ इट इज रिएक्टेड विद जिंक एल्यूमिनियम विच इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अरे बड़े मेटल्स तो बढ़िया फेमस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पढ़ लिया आपने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं ये सब आप, और ये वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट यू आर सपोज टू रिमेंबर। नोट करो, ये थे रिएक्शंस ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट हो गया, यहीं पे थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट पड़ेंगे अब ऑन नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड अदर थिंग्स। नोट इट डाउन।
अब हमने देखो डाइल्यूट एस्टोजोफोर ग्रुप के एनायंस पढ़ लिए, कंसंट्रेट एस्टोजोफोर ग्रुप के भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट पढ़ लिए। ऑक्सिलेट बचा है, लेंगे अभी रुको। बट यहीं पे थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस हीटिंग इफेक्ट पे भी पूछे जाते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट्स। हीट करने पर क्या होता है, जैसे कार्बोनेट्स में अगर मान लो M2CO3 लिथियम कार्बोनेट M2CO3 है, M अगर मान लो कुछ आपने सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लिया है, आप हीट करो इन कार्बोनेट्स को, सॉलिड को, नो डिकम्पोजिशन, नई CO2 गैस नहीं मिलती। बट Li2CO3 का सॉलिड डिकम्पोजिशन करोगे तो यू विल गेट Li2O सॉलिड प्लस CO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट, क्योंकि लिथियम बिहेव्स लाइक मैग्नीशियम ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज करके CO2 गैस देता है, बट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट हीट करने पर कोई गैस लिबरेट नहीं करते इन लार्ज अमाउंट। ऐसे ही अब मान लो कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है MCO3, ये सभी हीट करते हैं तो MO सॉलिड प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट, जहां पर M कौन, M जो है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जैसे एग्जांपल, अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी, CO2। सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोनेट्स। सिमिलरली कुछ सॉलिड कार्बोनेट होते हैं, उनको हीट करो बाइकार्बोनेट्स को, तो जैसे 2NaHCO3 सॉलिड को अगर हीट करोगे तो यू विल गेट Na2CO3 सॉलिड प्लस CO2 वेपर्स प्लस H2O की भी वेपर्स, बिकॉज टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता ही है, तो ये रिएक्शन हो जाती है। नहीं ये लिखो मत, कभी ऐसा लगेगा 101 डिग्री सेल्सियस पर ये डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन तो आई थिंक इट हैपन्स समवेयर अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस। So this temperature is obviously more than 100 degree Celsius. So H2O is liberated in the form of vapors if solid bicarbonate is heated. But alkaline earth metal के bicarbonates heat करने पर solution phase में वो exist करते हैं। ये बात हम बता चुके हैं आपको solubility में। Bicarbonates में alkaline earth metal के bicarbonates solution phase में ही exist करते हैं। तो जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, सॉलिड में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, सॉल्यूशन फेज में ही करता है, और जब इसे हीट करोगे तो यू विल गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। सो गाइस ये कुछ छोटी मोटी रिएक्शंस हैं, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट। ऐसे नाइट्रेट भी अभी पढ़े हैं हमने, तो नाइट्रेट पे भी हीटिंग इफेक्ट वी कैन चेक। जैसे हीटिंग इफेक्ट में MnO3 ट्वाइस, इसको हीट करो, जहां पर M कौन, मे बी बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लेड, कॉपर एटसेट्रा, ये सब हो गए, इतने सारे हो गए। कितनी सारी रिएक्शन एक साथ पढ़ लिया आपने, कॉपर नाइट्रेट हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया। आप थर्मली हीट करो, डिकम्पोजिशन कराओ तो मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, NO2 गैस मिल जाएगी, साथ में O2 भी लिबरेट करेंगी, दो गैसेस लिबरेट होंगी। This solid will be obtained. For example, मान लो कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं सॉलिड को, तो क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 विल बी इवॉल्व्ड आउट। कट तो नहीं गया ये O2, जरा चेक करो, नहीं बच गया, ठीक है, आइडिया लग गया मेरे को। तो इस तरीके से, बट ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट जैसे सिल्वर नाइट्रेट, ये खास बात है, इसको अगर सॉलिड को हीट करते हैं सिल्वर ही मिल जाती है मेटल एज ए रेजिड्यू, एंड NO2 एंड O2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट, क्योंकि सिल्वर एंड मरकरी दो मेटल्स ऐसी हैं जिनके ऑक्साइड से अनस्टेबल होते हैं, और हीट करने के बाद वो मेटल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं एंड लिबरेट ऑक्सीजन गैस। HgNO3 ट्वाइस, इसको भी अगर हीट करो तो यू विल गेट Hg लिक्विड प्लस NO2 की वेपर्स और साथ में O2 इज लिबरेटेड आउट। सो इस तरीके से नाइट्रेट्स में जैसे लिथियम नाइट्रेट है
LiNO3 को हीट करो तो आसानी से ये लिथियम ऑक्साइड दे देता है सॉलिड प्लस NO2 प्लस O2। बट ये सोडियम नाइट्रेट का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है, हालांकि ये रिएक्शन एस ब्लॉक में फिर आएगी। ये तो IIT ने पूछा हुआ भी है क्वेश्चन लॉन्ग बैक। अगर 500 डिग्री सेल्सियस है तो इट फॉर्म्स NaNO2 सॉलिड प्लस O2 गैस। 800 और मोर है तो इट कन्वर्ट्स इनटू Na2O सॉलिड, N2 गैस प्लस O2 गैस विल बी लिबरेटेड आउट। गाइस दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। बट और जो MnO3 है, MnO3 कौन, जिसमें अल्कली मेटल्स हो गई M, कौन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। कितना ही हीट कर लो बस यहीं तक टूटेंगे। MnO2 सॉलिड प्लस O2 विल बी इवॉल्व्ड आउट। रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड। बैलेंसिंग तो कर लोगे ना, हाफ O2 कर दो, हो गई बैलेंस। तो बैलेंसिंग आप स्वयं देख लेंगे, बैलेंसिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो पूछते हैं क्वेश्चन में कि कौन कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाउ मेनी गैसेज आर इवॉल्व्ड, दैट यू हैव टू टेल। पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करोगे, ओनली वन गैस इज इवॉल्व्ड। लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो यू विल गेट 2 डिफरेंट गैसेज इवॉल्व्ड। इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। मान लो सिंगल डिजिट क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आते हैं, वो कह दें कि हाउ मेनी 9 कंपाउंड दे दें। सिंगल डिजिट में 9 ऑप्शंस जनरली दिए हुए होते हैं ताकि आंसर 0 से 9 हो सके। और यूं पूछ लें, करियो हीट, इनको गर्म करिए जरा, तो बताओ हाउ मेनी ऑफ दीज कंपाउंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग कैन गिव 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। ऐसे क्वेश्चंस आसान ना होते हैं, टफ होते हैं, टफ, क्योंकि इसमें सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो हर तरह का नाइट्रेट, कार्बोनेट और तरह तरह के सॉल्ट्स को वो लेकर के तब आपसे हीट करवा करके, दैट्स व्हाई आई सेड हीटिंग इफेक्ट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस जेईई एडवांस्ड में पूछे जाते हैं। गाइज ये नोट करो, मैंने सम ऑफ द हीटिंग इफेक्ट्स आई हैव टेकन अप हियर। अभी नाइट्रेट्स में और भी ले लेते हैं, नाइट्रेट्स में और भी लेंगे, नोट करो। जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सॉल्ट्स भी तो होते हैं। तो जैसे NH4 NO3 को हीट करो तो देखो नाइट्रोजन यहाँ -3 में है और यहाँ +5 में है। अब जब हीट करते हैं तो अमोनियम भी एक वॉलेटाइल है और जो प्रोडक्ट मिलता है जनरली दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट। तो जैसे +5 और -3 तो +2 अपॉन 2 नाइट्रोजन है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का, जैसे कौन, N2 गैस विल बी लिबरेटेड +2H2O। ऐसे ही अमोनियम नाइट्राइट लो NO2, इसको हीट करो, ये -3 में और ये +3 में। तो व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द नाइट्रोजन्स हियर, 0। और 0 का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, N2 विल बी लिबरेटेड +2H2O। और जैसे मान लो N2H5NO2 ले लिया, हाइड्रोजीनियम नाइट्राइट, हाइड्रोजीनियम जरा देखना, यहां -2 है और यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन विल बी व्हाट, +3 -2 अपॉन टोटल कितने हैं, 3 नाइट्रोजन हैं तो -1/3 का जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन है, HN3 प्लस H2O, हाइड्रोजोइक एसिड। तो हाइड्रोजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट। हालांकि हाइड्रोजोइक एसिड को स्ट्रांगली हीट कर दो, हीटेड स्ट्रांगली, इसको हीट कर दोगे स्ट्रांगली तो इट कन्वर्ट्स टू H2 एंड N2 में डिकम्पोज हो जाता है फाइनली। तो ध्यान दो, ये हाइड्रोजोइक एसिड बनता है HN3 ऑन हीटिंग बेस्ड ऑन द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, -1/3। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, 0। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। तो अमोनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं नाइट्राइट या नाइट्रेट के,
उनको जब हीट करते हैं तो प्रोडक्ट इज हैविंग द ऑक्सीडेशन नंबर विच इज एवरेज ऑफ ऑल द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। नोट करो पूरी बात। तो ये थे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड ऑल दैट। कुछ हैलाइड्स के भी ले लो, क्योंकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड भी हमने पढ़े हुए हैं। तो एक्शन ऑफ हीट ऑन हैलाइड्स, एक्शन ऑफ हीट ऑन हैलाइड्स। तो जैसे FeCl3 है, इसको हीट करोगे तो यू विल गेट FeCl2 प्लस Cl2। जैसे मान लो MgCl2.2H2O है, ये 6H2O है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेटलर्जी में ये पॉइंट आ चुका है। इंटरनल हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो बन जाता है MgO प्लस HCl गैस प्लस H2O। दिस इज इंटरनल हाइड्रोलिसिस। अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है यही हाइड्रोलाइज कर देता है मैग्नीशियम क्लोराइड को। और भी एग्जांपल जैसे Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड को हीट करो तो इट कन्वर्ट्स इट डिस्प्रोपोर्शनेट HgCl2 प्लस Hg। CuI2 तो वैसे ही अनस्टेबल होता है, तो दीज आर अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम हैलाइड। इसको हीट करो तो अमोनिया प्लस HX लिबरेटेड। अब X कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकते हैं। सो दीज आर सब सिंपल रिएक्शंस, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सम हैलाइड्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। जो भी हमने एसिड रेडिकल्स पढ़े हैं उनके हीटिंग इफेक्ट्स भी हमने देख लिए, ताकि उससे एसोसिएटेड चीज़ें पूछी जाएं, क्वेश्चन पूछे जाएं, तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो गाइज ये था नाइट्रेट आयन, हो गया। अभी यही स्टॉप करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।